हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भारत का संवैधानिक विकास देख रहे थे, जिसमें आपका पहला लेक्चर हो चुका है। दोस्तों, उसमें हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था, जिसमें बंगाल का गवर्नर पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। और दोस्तों, हमने 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तक पढ़ा था, जिसमें 1919 एक्ट के अंतर्गत हमने बताया था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की दोबारा समीक्षा होगी। मतलब जो अधिनियम बना था 1919 एक्ट में, जिसमें मॉन्टेग्यू हमारे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो थे वह वायसराय थे। और इस अधिनियम में इस अधिनियम दोस्तों कहा गया था कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिलेगा, जो कि मिला। और इसमें कहा गया कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की पुनः समीक्षा होगी। तो 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के समीक्षा में 1927 में साइमन कमीशन आया दोस्तों। और साइमन कमीशन जो आया भारत में 1928 में आया। 1927 में बन गया और भारत में आया 1928 में। और कहाँ पर आया? तो बॉम्बे में आया दोस्तों। और इसमें दोस्तों 7 सदस्य थे। जो ये सातों सदस्य थे दोस्तों, ये सातों विदेशी या अंग्रेजी हुकूमत थी दोस्तों। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारे देश में साइमन गो बैक के नारे लगाओ। साइमन दोस्तों नाम था कमीशन का, इस साइमन वहाँ कमीशन नहीं दोस्तों, साइमन वायसराय का नाम था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगे। इसमें दोस्तों शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने इसका खूब विरोध किया जमकर, जिसमें उनकी हत्या हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब आज की क्लास 1935 एक्ट से शुरू करते हैं, जिसमें 1935 एक्ट अधिनियम जो है, इस अधिनियम का हमारे जो आज का संविधान है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसलिए 1935 एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान में कहते हैं। यहाँ से अधिकतर मतलब ये जो 1935 का एक्ट है दोस्तों, इस एक्ट को बिना प्रस्तावना, इसको प्रस्तावना विहीन कहा गया है। प्रस्तावना विहीन कहने का तात्पर्य है दोस्तों, क्योंकि 1935 में जो भी कुछ लिखा हो गया है उसे डिट्टो कॉपी करके न्यू संविधान में अम्बेडकर द्वारा लिखित में उसमें रख दिया गया है। इसलिए संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों, प्रांत में द्वैध शासन को इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया। मतलब जो दोस्तों 1990 में दोस्तों द्वैध शासन जो शुरू हुआ था प्रांतों में, वो प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। और 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्ता देखने को मिली। और दोस्तों अवशिष्ट शक्ति, मतलब जो भी जैसे कि कुछ शक्ति राज्य के अंतर्गत थी तो राज्य को दे दी गई, और कुछ केंद्र के अंतर्गत थी तो केंद्र को दे दी गई। लेकिन कुछ जो अवशिष्ट शक्तियाँ बच रही थी वह केंद्र को ही दे दी गई। इसमें केंद्र की ओर बढ़ावा मिला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना भी हमने बता दिया, ये बिना प्रस्तावना के ही 1935 एक्ट को न्यू संविधान में ऐड कर दिया गया। दोस्तों 1935 एक्ट के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ निर्माण करने की बात की गई, लेकिन हुआ नहीं। दोस्तों यहीं पर फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गुएर थे। और इसमें 2 भारतीय भी शामिल थे दोस्तों। 2 भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो जैकब और सुल्तान 2 भारतीय न्यायाधीश थे, और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मोरिस गुएर थे। सर यदि बात की जाए कि फेडरल कोर्ट की स्थापना तो 1937 में हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हमने बताया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी एलिजा इम्प्रे। एक मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की? तो दोस्तों सिफारिश हुई जिसमें यंग हिल्टन आयोग बना, और यह 1934 एक्ट के अधिनियम। इस आयोग को दोस्तों शाही आयोग भी कहा गया। और यह 1 अप्रैल 1935 में लागू हो गया। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, इसके फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और जो भारतीय गवर्नर की बात की जाए दोस्तों, पहले भारतीय अध्यक्ष की बात की जाए
तो CD देशमुख थे दोस्तों। एक्ट 1935 के अंतर्गत सूचियां भी थी कुछ। ये सूचियां 1935 के अंतर्गत है, इसको देखिएगा दोस्तों। तो सूचियां थी संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। दोस्तों संघ सूची में 59 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय और प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट हैं। ये दोस्तों जो भी अनुसूचियां हैं वो सब 1935 के अंतर्गत हैं। दोस्तों 1935 एक्ट के अंतर्गत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में इसमें भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद अंत का तात्पर्य मतलब दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो था 1990 का, इसमें क्या किया गया, 2 परिषद बनाए गए थे, जिसमें पहला था भारत परिषद और दूसरा था दोस्तों केंद्रीय विधानसभा, जिसमें राज्य भारत परिषद को अंत कर दिया गया। और जो 1935 का एक्ट था दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस 1935 एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है कि यह एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। मतलब इस एक्ट में नियम तो ज़्यादा हैं पर इसमें इस नियम को कंट्रोल करने के लिए कोई इंजन नहीं है, ब्रेक बहुत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1942 से पहले हम आपको बताया दोस्तों क्रिप्स मिशन से पहले दोस्तों 1937 में बात हुई वर्ल्ड वार की। वर्ल्ड वार जो सेकेंड होने वाला था, इसमें हिटलर जो था इसका पावर ज़्यादा था। इसमें जो अंग्रेजी हुकूमत थी दोस्तों वो कमज़ोर प्रतीत हो रही थी। तो जो अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर प्रतीत हो रही थी तो अपना हेल्प चाहिए था इसको, तो हेल्प मांगने इंडिया के पास आई। तो इंडिया वालों ने कहा कि नहीं, तुम पहले हमें संविधान बना के दो तो हम तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, यदि तुम हमारे साथ युद्ध करने जाते हो तो युद्ध के बाद हम तुमको संविधान बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों इस युद्ध के बाद हम तुमको संविधान बनाकर दे देंगे। तो फिर तभी क्रिप्स मिशन आया दोस्तों। क्रिप्स मिशन जो आया 1942 में आया, जिसमें संविधान सभा का निर्माण की बात की गई, जो क्या था युद्ध के बाद होगा। इसमें क्रिप्स मिशन 1942 जो आया, इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो युद्ध के बाद होगा। तो जो दोस्तों उस समय वायसराय थे लिन लिथगो, इनको गो के नारे लगे। मतलब दोस्तों 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें क्रिप्स मिशन को नारे लगाया कि भारत छोड़ो। तो इसमें छोड़ो से गो याद रखेंगे, गो से लिन गो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गो लिन लिथ गो। उस समय दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन था, चर्चिल। दोस्तों इस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब यह है कि दोस्तों ये ऐसा चेक है जिस पर तारीख जो भविष्य की तारीख लिखी गई है, और दिवालिया बैंक का नाम BC को दिया गया। मतलब ये ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो चुका है और भविष्य की तिथि भरने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन। दोस्तों जो 1943 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, उस समय हमारी अंग्रेजी हुकूमत की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, और उस समय लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर एटली जो थे वो PM बने, और उन्होंने 1946 मार्च में कैबिनेट मिशन लाया। इस कैबिनेट मिशन को 3 सदस्य मिलकर पास कर दिए गए। इस कैबिनेट मिशन जो पास हो गया, तब पास से याद रखेंगे P फॉर पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, A फॉर अलेक्जेंडर और S फॉर स्टीफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों इस कैबिनेट मिशन में बताया गया कि दोस्तों जो हमारे अध्यक्ष जो एक सीट होगी वो एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर आधारित होगी, यानी 10 लाख जनसंख्या पर हम एक सीट को रखेंगे। तो दोस्तों उस समय जो जनसंख्या थी भारत की 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, इसलिए सीटों की संख्या 389 तय की गई। दोस्तों जो उस समय समुदाय था दोस्तों 3 रूपों में बटा हुआ था। एक समुदाय था सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। 3 समुदाय में बटा हुआ समूह था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं
389 सीटों का वर्गीकरण। जो 389 सीट था दोस्तों, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया। 93 सीट ये देसी रियासत थी जिसको राजा मनोनीत करते थे, नॉमिनेशन करते थे। और जो 296 सीट था दोस्तों, इनका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में दोस्तों इसको दो रूपों में फिर से बांटा गया। 292 जो 11 भारतीय प्रांत है ब्रिटिश के अंतर्गत, और 4 चीफ कमिश्नर थे दोस्तों। चार चीफ कमिश्नर में पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा और तीसरा कुर्ग, एंड लास्ट दोस्तों बलूचिस्तान, जो आज के पाकिस्तान में बलूचिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चुनाव हुआ और इस चुनाव में दोस्तों जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को 208 सीट मिली, और वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। मोहम्मद अली जिन्ना और अदर को दोस्तों 15 सीट मिली। दोस्तों जब मुस्लिम लीग में 73 सीट मिली तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने कहा कि नहीं, हमारे साथ बेईमानी या धोखा हुआ है, और वे अपने हार को सहन नहीं कर पाए, और इस हार को विरोध करने के रूप में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को उन्होंने मनाया। यदि पूछा जाएगा आपसे दोस्तों कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अब देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं, मतलब जब संविधान सभा बन रहा था दोस्तों, तो उस समय उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, तो दोस्तों कुल 15 महिलाएं शामिल थी। दोस्तों हम इन 15 महिलाओं को क्रम से देखेंगे। इनमें से कुछ 7-8 महिलाएं जो हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम पूरे 15 महिलाओं को देखेंगे। जिसमें पहली आती हैं दोस्तों सरोजनी नायडू। ये पहली महिला थी कांग्रेस की जो भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं। और दोस्तों सरोजनी नायडू ही 1925 में कानपुर अधिवेशन में शामिल रहीं। और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की फर्स्ट महिला राज्यपाल हैं। और सरोजनी नायडू की बुक की बात की जाए तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू की बुक है। दोस्तों सरोजनी नायडू के हैप्पी बर्थडे पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों यदि बात की जाए कि सरोजनी नायडू जो कौन है, तो फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ये भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन दोस्तों नोट में यदि ध्यान दिया जाए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। यदि पहली महिला अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो एनी बेसेंट, और भारतीय की बात किया जाए दोस्तों तो सरोजनी नायडू। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरी महिला विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी दोस्तों, तो यह नेहरू की बहन थी, और ये यूनाइटेड नेशन की महासभा की ये पहली महिला थी पूरे विश्व की जो उसकी अध्यक्ष बनी थी यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुचेता कृपलानी। यह एक ऐसी महिला थी जो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली सीएम रह चुकी हैं। और पूरे भारत की बात की जाए कि पूरे भारत में बात की जाए तो पहली महिला कौन सीएम थी, तो सुचेता कृपलानी ही थी। इनका कार्यकाल 1963 से 67 तक चला था। एनी मस्करीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि त्रावणकोर से कौन महिला थी, त्रावणकोर यानी केरल से, तो एनी मस्करीन थी। बंगाल से बात किया था दोस्तों, बंगाल की बात की जाए दोस्तों तो बंगाल की रेणुका रे हैं महिला अध्यक्ष। और वहीं मद्रास की बात की जाए दोस्तों तो अम्मू स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों। अम्मू मदर याद रखिएगा, अम्मू से मदर। तो अम्मू कहाँ की हैं, मद्रास की हैं। और दोस्तों 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर जो की थी उत्तर प्रदेश से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाए कि पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी दोस्तों, तो थी राजकुमारी अमृत कौर। और ये हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं दोस्तों, और WHO की 1950 में अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों पूर्णिमा बनर्जी की बात की, पूर्णिमा बनर्जी ये भी यूपी की रह चुकी हैं। मालती चौधरी ये उड़ीसा की। बेगम एजाज रसूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र मुस्लिम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला अध्यक्ष नहीं दोस्तों, केवल उसमें शामिल थी। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणायनी वेला उद्यान, मतलब ये मद्रास की हैं, दक्षिणायनी वेला उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लीला राय, ये बंगाल से बिलोंग करती हैं। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास, हंसा मेहता बम्बई, और कमला चौधरी।
नेक्स्ट है दोस्तों, नोट याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल थे या नहीं, तो दोस्तों महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे, कभी वो कभी भी सदस्य नहीं रहे संविधान सभा के। और दोस्तों संविधान सभा की बैठक की अब शुरुआत होती है। यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। इस बैठक में दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आज दोस्तों पहली बैठक में हैदराबाद रियासत जो थी इसने भाग नहीं लिया, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने तो विरोधी किया था। 9 दिसंबर 1946 को यदि आपसे बात की जाए कि अस्थायी अध्यक्ष सभी को पता है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उपसभापति की बात की जाए कि उपसभापति कौन था दोस्तों, तो फ्रैंक एंथनी, आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को कौन अध्यक्ष था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस समय उपाध्यक्ष कौन से थे दोस्तों, तो HC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए तो BN रॉय। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 13 दिसंबर 1946, इस समय 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसे 22 जनवरी 1947 को पास कर लिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया। यही दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को कौन से संविधान सभा की बैठक में शामिल किया गया, तो आप कौन सा बताएंगे दोस्तों, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने किस बैठक में प्रस्तुत किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 9, 11, 13 जो डेट यहाँ दिया गया है कि 9 के बाद 13 नहीं दोस्तों, जो हमारी बैठक हुई थी संविधान सभा की वो लगातार हुई थी। 9 के बाद 10 को भी हुई थी, 11 के बाद 12 को भी हुई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पेश किया गया, तो कंटिन्यू आप याद रखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, यानी 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में यदि बात किया जाए कि संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब तक चला था, तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यह चला था। और संविधान सभा के पूछा था दोस्तों कि इसमें कुल कितने सत्र हुए थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जो 12वां सत्र है इस 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में शामिल कर लिया गया। और दोस्तों 22 जनवरी 1950 को ही जो 12वां सत्र हुआ था इसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को शामिल किया गया था। प्रारूप समिति, आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप सभी बता देंगे अम्बेडकर जी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि इस प्रारूप समिति में सभी अध्यक्ष कौन कौन थे, तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा कि अंबेडकर आएंगे माधव किसके साथ आएंगे, मित्र मुंशी कृष्ण के साथ। कैसे याद रखेंगे, अंबेडकर आएंगे माधव किसके साथ, मित्र मुंशी कृष्ण के साथ क्या करने आएंगे, खेत पर गाय चराने। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। इससे क्या हुआ, अंबेडकर से याद रखेंगे दोस्तों, अंबेडकर अध्यक्ष हो जाएंगे। आएंगे से आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। माधव मित्र एक साथ है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जो मित्र हैं तो BL मित्र के अस्वस्थ होने पर इनके स्थान पर रिप्लेस किया गया था माधव राज को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुंशी, तो डॉक्टर KM मुंशी एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष थे दोस्तों। कृष्ण के साथ तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर याद रखेंगे। कृष्ण के साथ से याद रखेंगे सैयद सादुल्ला। खेत पर गाय चराने, खेत से याद रखेंगे दोस्तों DP खेतान, और गाय चराने से कृष्णाचार्य, कृष्ण गाय चराने। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अन्य कुछ समितियां।
तो दोस्तों इन समितियों को, इन कुछ समितियां, इनके अध्यक्ष को आप याद रखेंगे। तो अध्यक्ष को याद रखने का तरीका देख लीजिए कि जहां भी संघ, संविधान और शक्ति की बात आए वहां के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों जहाँ भी प्रांत और अल्पसंख्यक मूल अधिकार की बात हो वहाँ पर आएंगे सरदार पटेल जी। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जहाँ भी प्रक्रिया और संचालन संबंधी बात हो वहाँ आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक नोट याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, हमें अभी बताया सरदार पटेल। इनकी कुछ उप समितियां थी दोस्तों। उप समितियों में क्या किया गया कि मौलिक अधिकार को अलग कर दिया गया और अल्पसंख्यक को भी अलग कर दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसको ट्रिक से याद रखेंगे, अपना मौलिक अधिकार अपने जेब में रखो। अपना अधिकार अपने जेब में रखो, तो जेब से जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है दोस्तों उप समिति अल्पसंख्यक। इसको याद रखने के लिए अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी कहते हैं, तो माइनॉरिटी मुखर्जी से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि 16 अगस्त 1949 को राष्ट्रमंडल में हम लोग शामिल हो गए, यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए। नेक्स्ट दोस्तों जो 14 सितंबर 1949 है, इस समय हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया, तभी से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा का 11वां सत्र चला और इसमें संविधान निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों इसी 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 26 नवंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 394। और आर्टिकल 394 की बात करें तो कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए गए दोस्तों? तो कुल 16 अनुच्छेद शामिल किए गए, जिसमें 15 अनुच्छेद थे और जो 16वां था वो स्वयं 394 ही था, जिसमें लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान लागू कर दिए गए हैं, ये लिखा गया था। तो 15 अनुच्छेद तथा स्वयं आर्टिकल 394 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। तो टोटल कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को दोस्तों? तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 24 जनवरी 1950, जिसमें हम अभी ऊपर बताए हैं, किसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लागू हुए थे और ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी दोस्तों? तो अंतिम बैठक थी। और आपसे बात किया जाए देश के जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे उनका चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू भी हो गया। तैयार तो पहले ही हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इस समय जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति बने। और दोस्तों यदि बात किया जाए कि भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, यानी रिपब्लिक क्यों कहते हैं, तो दोस्तों तो जो गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो भी थे वो लोग चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे, इसलिए इनको उस समय गणतंत्र कहा जाता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू क्यों किए। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का रीजन यह था दोस्तों कि 1929 में जो हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने नेहरू जी ने मांग की थी पूर्ण स्वराज की, कि नहीं हमें पूर्ण स्वराज दो, आज़ादी दो। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया। दोस्तों ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्लास को शेयर भी कर दीजिए, आप शेयर करने में कंजूसी करते हैं। और दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे की वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे।